हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांक और मैं आपको इस चैनल पे 7th, 8th, 9th, 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आसान तरीके से समझाऊंगा। आपके टीचर की तरह नहीं, आपके दोस्त की तरह। अगर आपको ये वीडियो हल्की सी भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने ये चैनल आप ही लोगों के लिए खोला है जिन्हें कुछ टॉपिक्स को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं इस चैनल पे अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट के जो बच्चों को हार्ड लगते हैं उनके ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट करें और मैं आपकी मदद करता रहूँगा। तो हम आप अपने आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो टॉपिक है ये 8th, 9th, 10th तीनों क्लासेस में आता है और ये काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। हम इस टॉपिक को आज बहुत आसानी से समझेंगे और आपको लास्ट तक ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ, फिर हम डेफिनेशन का मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन जो कि बनेगी एनी इक्वेशन विथ डिग्री 2। एनी इक्वेशन विथ डिग्री 2। अब जैसे हम इसका कोई भी एग्जाम्पल लें, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब हमने इसका एग्जाम्पल लिया 2x² + 7x + 3 = 0। हमने जो इसका एग्जाम्पल लिया है, अब इससे हम समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन का मतलब है एनी इक्वेशन विथ डिग्री 2, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। अब डिग्री 2, जैसे कि मान लो मेरी यही इक्वेशन को मैं लेता हूँ डिग्री समझने के लिए। जैसे इस वाली इक्वेशन में हमको पता है हमारा कांस्टेंट 2, 7, 3, 0 है, लेकिन हमारे जो वेरिएबल हैं वो है x। तो अब हमें देखना है जो भी वेरिएबल है हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है उसकी। जैसे यहाँ पे है x, इन दोनों की हाईएस्ट पावर 1, 2। तो हाईएस्ट पावर हमको चूज़ करनी है। जैसे इस वाली इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये बन जाए, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। और हम इसको एक और नाम दे देते हैं क्वाड्रेटिक। वैसे जस्ट फॉर फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम लीनियर कहते हैं, जिसकी 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी 3 होती है उसे क्यूबिक कहते हैं, जिसकी 4 होती है उसे कहते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब हम आगे देखते हैं। जैसे हमने अपनी इक्वेशन ली थी, इसमें हमने देखा डिग्री 2 है इसकी। अब हम इसकी बात करते हैं जनरल फॉर्म की। तो जो इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी वो होगी जनरल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर मतलब मैक्सिमम ऑफ द टाइम इसको रिप्रेजेंट करने का मान लीजिए सबसे अच्छा तरीका, और आप कोई सी भी इक्वेशन ले आप उसे जनरल फॉर्म के अंदर लिख ही सकते हैं कुछ भी करके। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन हम इसकी पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं, जो होती है ax² + bx + c = 0। अब हमें इसके अंदर कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे सबसे पहली बात, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको इसीलिए हाईलाइट कर लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और x हमारा जो है वो कांस्टेंट है, हमें ये भी पता है। और हमारे a b c, ओ सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक, ये x हमारा वेरिएबल है, ये x हमारा वेरिएबल है, सॉरी थोड़ी गलती हो जाती है कभी कभार, वेरिएबल। और ये है हमारा कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हम a को 0 क्यों नहीं ले सकते। जैसे अगर हम देखें, अगर हमने a को 0 ले लिया, अगर हम a को 0 ले लें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 0x² + bx + c = 0।
तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाइड एनी थिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये बन जाएगी लीनियर, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, तो ये बन गई लीनियर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर यहाँ पे दिखाया था कि ये बन जाएगी अब लीनियर, ये लीनियर बन जाएगी। और हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें उसे क्वाड्रेटिक ही रखना है, वरना वो लीनियर बन जाएगी। तो ये इतनी बात समझ आई। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि बी एक्स में बी की वैल्यू 0 रख दें, तो इसमें हमें बी की वैल्यू, कुछ बच्चे बोलते हैं कि बी की वैल्यू 0 रखने से कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। वैसे हम यहाँ पे कहें तो हम सी या बी की भी कह सकते हैं, बच्चे ये भी पूछते हैं। तो क्यों हमारा यहाँ पे सी और बी की वैल्यू 0, कोई दिक्कत क्यों नहीं है, ऐसा कई बच्चे पूछते हैं। तो हम एक बार पुट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे ax² प्लस, अगर यहाँ पे 0x हो जाएगा, प्लस अगर हम मान लें 0 सी भी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा ax² इज इक्वल टू 0। अब इससे हमें कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि इससे ये अभी भी हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। क्योंकि देखो हमारी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर है वो 2 है, जो कि हमारी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक ही रहने देती है, तो इसीलिए हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो कि है अब इसको फैक्टराइज, जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, इसको सॉल्व, इसको फैक्टराइज, सॉल्व फॉर एक्स, ये सब कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले सीखते हैं इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स। सबसे पहला मेथड जो होता है इसे सॉल्व करने का, वो होता है फर्स्ट फैक्टराइजेशन। एक सेकेंड, वो होता है फैक्टराइजेशन होता है इसका पहला मेथड। अब हम पहले फैक्टराइजेशन समझते हैं। तो देखिए फैक्टराइजेशन, जैसे हम कोई एग्जांपल लें, x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें अगर क्वेश्चन मिले फैक्टराइज द इक्वेशन, तो हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हमें x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में से, यहाँ पे मैं अलग से कॉलम बना रहा हूँ हल्का सा, इसको हमें ऐसे करके हमें सबसे पहले x² और 6 को मल्टीप्लाई कर लेना है इस वाली टर्म से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6x²। हमें अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमें क्वाड्रेटिक टर्म और हमें कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमें जो आंसर मिलेगा उसे हमें अलग से रख लेना है, उसे हमें अलग से लेना है, उसे अलग से अभी छोड़ देते हैं। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास बीच वाली टर्म है 5x, हमें उस 5x को कुछ इस तरीके से तोड़ना है। 5x को हम लिख लेते हैं y प्लस जेड, मान लिया अगर हम y प्लस जेड इज इक्वल टू, ये 5x आना चाहिए, और हम इसी को लिखें तो 5, तो y मल्टीप्लाई z आना चाहिए 6x² के बराबर। जैसे अगर हम इसको ही पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, x² प्लस, हम 5x को तोड़ सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में, क्योंकि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 5x, और अगर मतलब प्लस करें तो आएगा 5x, और अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6x², तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है ना, इन दोनों, पहले दोनों का और दूसरे दोनों का पेयर बना लेना है।
और दोनों को आपस में कॉमन निकाल देना है। अब जैसे हम इसको फर्स्ट माने, इसको 2 माने, तो 1 वाले में से हमारे पास कॉमन आएगा x, इसको फिर बचेगा x प्लस 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। हमें ऐसा ही उसको 2 के लिए भी करना है, प्लस बाहर आएगा 3 और अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको हमारे पास x प्लस 2 दोनों कॉमन जगह आ चुका है, हमारे पास x प्लस 2 कॉमन आ चुका है, तो हमारे पास x प्लस 2 कॉमन है, तो हम उसे एक साथ लिख सकते हैं। x प्लस 2 को ब्रैकेट में अलग से डाल देते हैं, और जो हमारे पास ये वाली और ये वाली टर्म है ना, इसे हम साथ लिख लेते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ना, ये ये जो है ना हमारे पास, ये हैं हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर्स। भले ही हम इसको इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। और अब हम हमसे अगर वो पूछ रहे सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस हमारे पास जो ये इक्वेशन बनी ना x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको आगे क्या करना है ना, हमें x प्लस 2 को भी 0 के बराबर पुट कर देना है और x प्लस 3 को भी 0 के बराबर पुट कर देना है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये दोनों जो नंबर है ना, ये दोनों ही मल्टीप्लाई में है। अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो इन दोनों में से या तो दोनों नंबर 0 हो जाएं। मैं एक बार अलग से लिख के दिखा देता हूँ आपको, x प्लस 2 x प्लस 3, या तो ये दोनों नंबर 0 होंगे तो हमारा एडिशन, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, या ये कोई भी नंबर हम मान लेते हैं, कुछ भी होगा, ये होगा एनी नंबर n, और ये 0 होगा तो भी हमारा आंसर 0 आ सकता है, ये 0 होगा, ये हमारा आंसर होगा n, तब भी आ सकता है। तो हमें इसीलिए दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो पहले वाले से आ जाएगी x की वैल्यू -2, दूसरे वाले से x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब हमें ये मिल चुकी है हमारी x की वैल्यू दोनों इक्वेशन से। तो अब अगर हम इन दोनों को पुट करें तो एक सेकेंड, हम दोनों ही इक्वेशंस में पुट करके देख सकते हैं, तो वैल्यू हमेशा 0 के बराबर ही आएगी। जैसे मैं एक सॉल्यूशन को पुट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क। हमारी इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारी जो ये इक्वेशन थी, हम इसे में x की वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं। -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे तो 4 प्लस -10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, जो कि 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम ऐसे ही -3 पुट करके देखेंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन और कोई भी -2 और -3 के अलावा कोई भी नंबर इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। तो अब हम देखते हैं 0 इज इक्वल टू 0 आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा जनरल फार्मूला फॉर जनरल फार्मूला जो कि होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर हम इसको देखें तो हमको पता है कि अगर हम इससे सॉल्व करने की कोशिश करें, ये जो इक्वेशन है ना, जनरल फार्मूला है ना, ये हमें डायरेक्टली x की दोनों वैल्यू निकाल के दे देती है। जैसे अब अगर हम पुट करके देखें तो हम करके देखते हैं। हमारी इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 1 है, तो ये है a, ये 5 है b, ये 6 है c। हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं
x इज इक्वल टू -5 प्लस प्लस और माइनस का मतलब है कि हमें दोनों को एक एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो हम पहले प्लस लेके सॉल्व करते हैं। रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर -4 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 6 अपॉन a की वैल्यू 1 है तो ये डायरेक्टली 2 हो गया। x इज इक्वल टू -5 प्लस रूट के अंदर 25 माइनस 24 अपॉन 2। हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -5 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू -2। अब अगर हम इसे और भी सॉल्व करें, इसकी दूसरी प्लस, अभी हमने प्लस के लिए किया, हमें अब माइनस के लिए भी करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू -5 माइनस रूट, हमें पता है बी स्क्वायर -4 इसी की वैल्यू है 1 अपॉन में 2, तो ये आएगी x इज इक्वल टू -5 माइनस 1 अपॉन 2 जो कि है x इज इक्वल टू -6 अपॉन 2 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू -3। तो ये था हमारा जनरल फॉर्मूला। वैसे क्वाड्रेटिक में इतना ही है अभी तक, तो हम इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए, ये आज के लिए काफ़ी है। अब अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने उन दोस्तों को जिनको इस टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही थी उनको शेयर ज़रूर करें, प्लीज़। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप वो भी शेयर करके मुझे, आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो ताकि मैं आपको और भी उस मदद कर सकूं। और याद है कि ये जो चैनल है मैं इस पे ऊपर सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डालूंगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट मी अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।